हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 5 आज हम करने वाले हैं। एमपी बोर्ड का ये बुक है, अवर नेशनल गोल्स, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। देखिए, जैसे प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य होते हैं, उसको क्या प्राप्त करना है, क्या जीवन में अचीव करना है, सेम उसी तरीके से एक नेशन के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर भी हमारे कुछ गोल्स होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए एक राष्ट्र प्रयास करता है, वहाँ के राजनेता, वहाँ की जनता प्रयास करती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हमको जानना है कि क्या हमारे नेशनल गोल्स होते हैं और उनके अचीवमेंट के लिए हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं या हमको कौन से प्रयास करने चाहिए। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या और पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर आवर मेन नेशनल गोल्स, क्या क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाई आर इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि दूसरे देशों के साथ भी हमको कैसे संबंध बनाने चाहिए जिससे कि शांति का माहौल बना रहे। जैसे हम अपने घर में तो शांति चाहते हैं, पर साथ ही साथ अपने पड़ोसी से भी शांति की अपेक्षा करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, वोटिंग और उसकी महत्ता। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में है तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस का होना ज़रूरी है, उनके बारे में जाते हैं। देखिए, इस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में हम जानेंगे हमारे नेशनल गोल्स के बारे में और पार्ट बी में हम डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में वीडियो आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। व्हाट आर नेशनल गोल्स, देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एज अ मैन मेक्स एफर्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स he has set in life, likewise the country has also some goals and to achieve these the country has to perform, है ना। The progress and prosperity of a country lies in achieving these national goals. The government enact laws to achieve these national goals to make administration perfect and strong. India is a democratic country and our national goals are democracy, secularism, national unity, freedom, equality, social harmony, international peace and cooperation। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ज़िंदगी में एक इंसान अपने लिए कुछ गोल्स बनाता है ना, और उनको प्राप्त, गोल्स बनाने से ही कुछ नहीं होता, उनको प्राप्त करने के लिए फिर वो प्रयास भी करता है। तो सेम तरीके से जो कंट्री होता है ना, उसके भी कुछ गोल्स होते हैं। देश के रूप में एक राष्ट्र के कुछ गोल्स होते हैं और राष्ट्र को, उस कंट्री को, उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। अब वो प्रयास किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा जो देश है वो कैसा देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। और देखो डेमोक्रेटिक क्या होती है, ऐसी जहाँ पे जनता का शासन होता है, जहाँ पीपुल्स का शासन होता है, जहाँ वोटिंग के द्वारा एक नेता चुना जाता है। एक होता है मोनार्की, हाँ, मोनार्की में क्या होता है, एक राजा का शासन होता है, राजा का बच्चा फिर से राजा बनेगा, पर वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हमारे कुछ गोल्स हैं। वो गोल्स क्या हैं, पहला गोल्स तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, उसी को अच्छे से चलना होगा। दूसरा है सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, बराबर, समानता, और सोशल हार्मोनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। सोशल हार्मोनी क्या होती है, सामाजिक समरसता, मतलब अलग अलग समाज के जाति के लोग साथ में रह सकें। सेक्युलरिज्म क्या होता है, सांप्रदायिक, मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एक ऐसा राष्ट्र होना जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बराबर स्वतंत्रता हो और वो एक साथ मिलकर रह सकें। ठीक है, अब देखिए जरा इन गोल्स के बारे में एक एक करके हमको जानना है। अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, वी हैव टू अचीव अवर नेशनल गोल डेमोक्रेटिकली इन अवर कंट्री। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो हमको अपने नेशनल गोल्स कैसे प्राप्त करने हैं, डेमोक्रेटिकली प्राप्त करने हैं। डेमोक्रेटिकली का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनुचित तरीका या कोई गलत तरीका हम उसके लिए नहीं अपनाएंगे, है ना। उसके लिए हमको क्या करना है, डेमोक्रेटिक तरीके अपनाने हैं जो कि डिसाइडेड होते हैं हमारे देश के संविधान के द्वारा। डेमोक्रेसी क्या होती है, देखो डेमोक्रेसी एक इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप का शासन होता है जिसमें कि लोगों के द्वारा, देखिए हमारे देश में अगर आप ध्यान से देखें, समझते हों, तो हम लोगों के बीच से कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इलेक्ट हो सकता है ना। और अगर जनता उसको पसंद करती है, वोट देती है, तो वो चुनाव में जीत जाएगा और चुनाव में जीतने के बाद फिर क्या होगा,
वो आसानी से कोई विधायक, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो वो चाहे, जिस पोस्ट पे वो चाहे जाके बन सकता है और लोगों की सेवा कर सकता है। तो डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति एक प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट पे हमारे देश में काम कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है ना, पूरी तरह से वो स्वतंत्र होता है। चलिए, डेमोक्रेसी एक्चुअली मीन्स एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के पास इक्वल बराबर अधिकार है और स्वतंत्रता है। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? सोसाइटी का हर एक सेक्शन, हर एक वर्ग, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, है ना, शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर मात्रा में अवसर मिलने चाहिए खुद को प्रोग्रेस करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ऊंची जाति का व्यक्ति है तो उसको कोई ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, कोई नीची जाति के व्यक्ति को कम अवसर दे रहे हैं, नहीं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो और उसके हर एक अंग को हमको क्या देना है? इक्वल राइट देने हैं, बराबर अधिकार देने हैं, जिससे कि वो प्रोग्रेस कर पाए। अब करना नहीं करना उसके ऊपर है, पर हम डेमोक्रेसी में उनको इक्वल राइट देते हैं। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ द पीपल हु प्ले की रोल, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू इलेक्ट an ideal government. Every citizen should be aware of his duties to the government, can work in the interest of people. देखिए जरा, डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो की रोल है, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्तंभ है ना, जो वेस है डेमोक्रेसी का, वो कौन है? पीपल, हम लोग हैं। अगर हम लोग ठीक से, हम लोग मान लीजिए वोट ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम वोट नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कैसे सक्सेसफुल होगा ना। मान लीजिए कि कोई एक बुरा आदमी चुनाव में खड़ा हो जाता है ना, और लोग इसलिए वोट करने नहीं जाते कि यार ये बुरा आदमी है, हमको वोट ही नहीं देना, तो क्या होगा? वो अपने जान पहचान वालों से वोटिंग करा के जीत जाएगा, उसके सपोर्टर्स तो वोट करेंगे। आप उसके अगेंस्ट वोट कर सकते थे, आपने नहीं किया और वो व्यक्ति जीत गया और हमारे नेशनल रूल्स को फिर वो बर्बाद करेगा। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे, जब अच्छे लोग ये कहेंगे कि हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, तो ऑब्वियसली बुरे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, है ना, उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो की फैक्टर है, जो बेस है डेमोक्रेसी का, वो कौन है? बी पीपल, है ना, हम लोग ही हैं। हम लोगों को ही हमारे देश के संविधान की रक्षा करना है और ऐसे प्रयास करने हैं कि सही दिशा में हमारा देश आगे बढ़ सके। एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज। अच्छा, यहाँ पे हर व्यक्ति का कुछ कर्तव्य भी है, और वो कर्तव्य क्या है? यही है, चुनाव में वोटिंग करना, है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे संविधान में हमको दिए हैं उनको फॉलो करना। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स कीपिंग इन व्यू द पीपल्स इंटरेस्ट मेक लॉस एंड गवर्न द नेशन। देखिए जरा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो नेता होता है उसको कौन चुनता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री आप चुनते हैं क्या? राष्ट्रपति आप चुनते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, हम नहीं चुनते, है ना। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को हम डायरेक्ट वोट करते हैं, जैसे कि विधायक के लिए अगर वोटिंग हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अगर वोटिंग हो रही है, तो हम डायरेक्ट उनको वोट देते हैं और हमारे वोट से अगर वो विनर होते हैं तो वो जीत जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। लेकिन अगर आप बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए विधायक या सांसद होते हैं वो फिर वोटिंग करते हैं और फिर उनके द्वारा आपका प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। अगर आप बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? प्रेसिडेंट के लिए भी हम डायरेक्ट वोटिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो चुने गए हैं सदस्य, है ना, कौन? आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों ही लोग साथ में वोटिंग करते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, पर कहीं ना कहीं वो हमसे रिलेटेड है, क्योंकि हमारे चुने हुए मेंबर के द्वारा ही उनको चुना जा रहा है ना। तो जिन लोगों को हम चुनते हैं बाद में वही हमारे लिए क्या बनाते हैं? लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। देखिए, गवर्नमेंट बनाता कौन है? लोग बनाते हैं, पीपल बनाते हैं, और लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। मतलब हम ही सरकार को चुनते हैं और सरकार की जवाबदेही भी हमारे प्रति ही होती है। एवरी सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस हैज़ द राइट टू वोट एंड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर, फ्रीडम, इक्वलिटी। देखिए जरा, कोई भी कास्ट, जाति, धर्म का व्यक्ति
इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, मंत्री प्रधानमंत्री जो उसकी इच्छा है बन सकता है, अगर लोगों की सपोर्ट उसके साथ है तो, ठीक है। और गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर। लोगों, पब्लिक वेलफेयर का मतलब है लोगों की भलाई के लिए काम करना। फ्रीडम, स्वतंत्रता देना, इक्वलिटी, समानता देना, है ना, आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट विच डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल। अगर ये सारी आप सुविधाएं नहीं देते हैं लोगों को, है ना, फ्रीडम नहीं देते, आज़ादी नहीं दे रहे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब, समानता नहीं दे रहे तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम आप वर्ड समझते हैं स्वतंत्रता। देखिए, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता कुछ भी करने की। लेकिन अब आप बोलेंगे, देखिए अगर आप स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे ऐसा, देखिए स्वतंत्रता तो आपको मिली है संविधान में, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने का मतलब ये है कि प्रॉपर वे में, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको उसको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। इन सोसाइटी, समाज में, मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री रिस्ट्रिक्शंस, हेंस ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस इंस्टीड ऑफ इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस। देखिए जरा, फ्रीडम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हाँ, अच्छे काम अगर आप कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैं क्राइम करने के लिए, नहीं, उस कंडीशन में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई जाती है ना। लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है ना। तो इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, हैंस ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस इंस्टेड ऑफ इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस। अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज अच्छे कामों के लिए आपके ऊपर पूरी तरह से फ्रीडम है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर चीज़ में फ्रीडम मिलेगी। देयर आर मैनी फ्रीडम, इट कैन बी टेकन, अब देखो फ्रीडम को कुछ ना कुछ अलग अलग पार्ट में बांटा गया है ना। इट कैन बी टेकन एज इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है निजी तौर पे आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, जो आपका मन है वो कर सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब है आप किसी भी चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आपके अंदर काबिलियत है, आप जितना चाहें उतना पैसा कमाएं। सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम का मतलब है आप किसी भी समाज में रह सकते हैं, किसी भी समाज को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, कुछ और आज़ादियाँ यहाँ पे दी गई हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हो किसी भी रूप में, चाहें तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो। हाँ, अगर आपको धरना देना है तो वो भी दे सकते हो। अगर आप चाहें तो एक कहीं पे साइड में एक मंच लगा लीजिए और माइक के द्वारा लोगों को अपनी बात सुना सकते हो। न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, टीवी के थ्रू, किसी भी रूप में आप लोगों को अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, आप कोई भी धरना प्रदर्शन या मीटिंग कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। राइट फ्रॉम यूनियन फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर इंडिया, पूरे देश में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जाके बस सकते हो, रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम टू लिव एंड ऑल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, कहीं भी आप रह सकते हो, और ट्रेड व्यापार करने पे आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये सारी आज़ादियाँ हमको दी गई हैं। लेकिन अगर आप कहो कि फ्रीडम का मतलब है कि आप क्राइम कर सकते हो, नहीं, उसमें आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। तो आई होप आप फ्रीडम का मतलब समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ, अच्छा इक्वलिटी आ गई है। इक्वलिटी का मतलब है समानता। देखिए आपको आज़ादी मिल गई, ठीक है, मान लीजिए आपको आज़ादी तो है सब कुछ करने की, लेकिन आपके साथ भेदभाव हो रहा है। एक जाति के व्यक्ति को ज़्यादा सुविधा दे रही है गवर्नमेंट और एक जाति के व्यक्ति को कम सुविधाएं दे रही हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई क्राइम चोरी करता है तो एक जाति के व्यक्ति को उसके लिए 10 साल की सज़ा है, दूसरे को 5 साल की सज़ा है। तो ये समानता नहीं है ना। तो हमारे संविधान में क्या है? इक्वलिटी है, समानता है, सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, उसके लिए समान रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इक्वलिटी का मतलब हुआ समानता। द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वलिटी। सभी लोगों को समान अवसर देना, है ना, समान अधिकार देना, यही इक्वलिटी है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू एनी क्लीन कास्ट कम्युनिटी जेंडर एंड बर्थ प्लेस इज इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे संविधान में, हमारे देश में हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय या जेंडर का हो, उसको बराबर अधिकार मिले हैं। टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, कितने टाइप की इक्वलिटी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है? तो सोशल इक्वलिटी,
सामाजिक एकता, है ना, पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता और इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो इसका क्या मतलब है? सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि भैया समाज, सारे समाजों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, है ना। पॉलिटिकल इक्वलिटी का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को जीतने के लिए, कोई दूसरे एक समाज या धर्म का व्यक्ति है, उसको जीतने के लिए 100 वोट चाहिए और आपको 150 वोट की ज़रूरत होगी, नहीं। आपको राजनीतिक रूप से आपको इतनी समानता दी गई है कि आप भी किसी दूसरे व्यक्ति के समान जो गोल्स चाहें, जो सेट किया है आपने, जो बनना चाहें वो बन सकते हैं, किसी भी पद पे आप बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको उन योग्यताओं को पूरा करना होगा। और इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि आपको पैसे कमाने के भी समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बिजनेस करने से रोकेगा। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी काबिलियत के अनुसार कितना भी पैसा कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो समानता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, देखिए इक्वलिटी नहीं होगी ना, लोगों को अगर समान अवसर नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे और गवर्नमेंट से, सरकार से शिकायतें होने लगेंगी, है ना। और अगर समान अवसर नहीं मिल रहा है तो फिर डेमोक्रेसी सही मूल्य पूरे नहीं होते, है ना। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वलिटी। जो भेदभाव होता है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को समान अवसर दे रहे हैं तो फिर कोई शिकायत आपको करता नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को ज़्यादा अवसर देंगे या ज़्यादा सुविधाएं देंगे, किसी को कम अवसर या सुविधाएं देंगे, तो यहाँ पे इक्वलिटी वाला जो पॉइंट है वो कहीं से भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और फिर लोग अगर जब नाराज़ हो जाते हैं, जब उनके साथ भेदभाव होता है, तो फिर वो आंदोलन या कोई दूसरे ऐसे काम करने लगते हैं जिससे कि देश में शांति का माहौल ख़राब होता है। सेकंड पॉइंट है इक्वलिटी इज़ नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम। आज़ादी को बचाने के लिए समानता जरूरी है। मान लीजिए हमारा देश है तो किसी एक राज्य के लोगों को हम अलग अधिकार देते हैं और बाकी पूरे देश के राज्यों को, लोगों को अलग, मतलब किसी एक राज्य के ऐसा है जिसके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं, उनको समान अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो वो राज्य के लोग क्या करने लगेंगे? वो एक अलग देश की मांग करने लगेंगे, कहेंगे कि हमको भैया हमारा ये जगह है, यहाँ हम रहते हैं, हम अपना अलग देश बनाएंगे और हमारा अलग कानून होगा, संविधान होगा, हमारे हिसाब से हम चलेंगे, आप हमको अलग यहाँ से कीजिए। तो जब आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं, उनको समान अधिकार नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो फ्रीडम है ना उसको खतरा हो जाता है, आज़ादी आपकी छीनने के लिए तैयार रहती है। थर्ड है इक्वलिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन। ज़रूरी है, देखिए हर एक व्यक्ति का पूरा विकास हो सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको समान अवसर प्रोवाइड करें। अगर आप अलग अलग अवसर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक व्यक्ति पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। इक्वलिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, है ना, सभी को न्याय मिल सके, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जाति के व्यक्ति को आप किसी सेम क्राइम के लिए अलग सज़ा दें और दूसरी जाति के व्यक्ति को अलग सज़ा दें, या समाज या धर्म के आधार पर भी आपको जो न्याय है वो कैसा है, इक्वली मिलना चाहिए, सेम क्राइम के लिए सेम सज़ा होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, इसलिए आपका जो इक्वलिटी है वो हमारे देश में है और उसका होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी और वो हमारे फ्रीडम के लिए खतरा पैदा करेंगे। जस्टिस का मतलब होता है न्याय और न्याय व्यवस्था, है ना। किसी भी कंट्री के लिए जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर जो जुडिशरी है ना, जो न्यायालय है, वो अगर ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो लोगों में अविश्वास हो जाएगा, है ना। मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया, उसको सज़ा नहीं मिली, तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो पढ़िए, जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। The objective of justice is welfare of society. The justice is social order where mutual relations of individual are in a proper order. देखिए जरा, जस्टिस क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। हमारे संविधान के द्वारा जो कर्तव्य या जो नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए, उनका पालन किया जा सके, और अगर कोई उनका पालन नहीं करता है तो उसे दंडित किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग, मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया और उसको दंडित नहीं किया गया, तो उस केस में वो फिर और फ्री हो जाएगा, उस भय मुक्त हो जाएगा और यहाँ पे फिर वो अलग अलग दूसरे टाइप के क्राइम करने लगेगा, जिससे कि सोसाइटी में थोड़ा सा चाउस की सिचुएशन हो जाएगी और जो गोल्स हमने डिसाइड किए हैं
अपनी कंट्री के लिए उनको हम अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जुडिशरी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी सशक्त जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष होना। तो हमारा जो कंट्री है या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर होता है तो वहाँ पे वो ज़रूरी है कि वो किसी एक स्पेसिफिक धर्म को, रिलीजन को या एक किसी कास्ट के लोगों को सपोर्ट ना करे, है ना। उसका क्या रूल होना चाहिए? कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सेक्युलर होना बहुत ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म की जब भावना देश के संविधान में निहित होती है तो वो देश सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान अधिकार देता है और समान रूप से अवसर देता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आप किसी दूसरे कंट्री की अगर हम बात करते हैं, फॉर इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैड डिक्लेयर्ड एज इट्स इस्लामिक रिपब्लिक बट अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश अगर कोई है तो वहाँ पे ये बोला जाएगा कि भैया हम इस्लाम के लिए काम कर सकते हैं, इस्लाम के लोगों को देख के अपना कानून बना सकते हैं और उनकी सुविधा अनुसार चीज़ें कर सकते हैं। दूसरे धर्म के लोगों को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन इंडिया कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और एक सेक्युलर कंट्री होने के नाते हम किसी भी धर्म विशेष के लोगों को कोई खास सुविधाएं नहीं देंगे, चाहे उस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, तो आई होप आप सेक्युलरिज्म का मतलब समझ गए होंगे। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, देखिए जरा लास्ट पॉइंट ये है कि हमने पढ़ा इक्वलिटी, हमने पढ़ा फ्रीडम, हमने पढ़ा जस्टिस और सेक्युलरिज्म। एक और चीज़ है कि ये सब तो हमारे घर के अंदर की बातें हैं, हमारे देश की बातें हैं, इनके बिना तो हमारे देश के अंदर ही प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन आप मान लीजिए आपके घर में शांति है पर आपके पड़ोस में प्रॉब्लम है, आपके पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है, तब भी आप ठीक से शांति से नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। दूसरे जो पूरी दुनिया है ना, वहाँ पे भी शांति होनी चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारा सहयोग वाले संबंध होने चाहिए अच्छे। अवर नेशनल गोल्स इज इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इंडिया हैज़ अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, नॉन अलाइंड एंड डिसआर्ममेंट टू अचीव दिस गोल। देखिए जरा दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, उसके लिए हमने कुछ समझौतों पे साइन किया है। उनमें से एक है पंचशील। देखिए पंचशील क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कुछ कंट्रीज़ ने साइन किया है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। नॉन अलाइंड एंड डिसआर्ममेंट टू अचीव। देखो नॉन अलाइंड का मतलब है कि अलाइंड का मतलब होता है एक लाइन में खड़े हो जाना, तो नॉन अलाइंड का यहाँ पे मतलब है कि हम किसी भी देश के साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम दो देशों के साथ ग्रुप बना लिया और तीसरे के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, नहीं, हम किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। या मान लीजिए दो देशों की आपस में लड़ाई चल रही है, आप किसके साथ जाओगे, तो हम वहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। डिसआर्ममेंट टू अचीव गोल। Pandit Jawaharlal Nehru had said, "We want peace in the world, and if we could do something for peace, we must make our best effort." पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे और उस शांति को बनाए रखने के लिए अगर हमको कुछ करना पड़ा तो हम उसको जरूर करेंगे। तो नॉन अलाइंड का मतलब यहाँ पे आपको समझना है। नॉन अलाइंड का मतलब है कि हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष कंट्री के साथ हैं और दूसरे कंट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं, हम किसी के साथ ग्रुपिंग में नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मान लीजिए अमेरिका से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, है ना, पर अमेरिका की रसिया से दुश्मनी है। तो अमेरिका हमारा फ्रेंड है और रसिया उसका दुश्मन है, तो सिर्फ इसलिए हम रसिया से दुश्मनी नहीं पालेंगे, बल्कि हमारे रसिया से सेपरेट संबंध रहेंगे, अमेरिका से सेपरेट संबंध रहेंगे। इसमें दोनों में कोई भी फर्क नहीं आएगा एक दूसरे के संबंधों की वजह से। तो इसी टाइप की जो रणनीति होती है इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड होना। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब है? देखिए आर्मामेंट का मतलब होता है हथियार को बढ़ावा देना। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होगा? इट मीन्स टू एंड द रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स और द कर्टेल टू यूज ऑफ आर्म्स। डिसआर्मामेंट इज मस्ट फॉर वर्ल्ड पीस। देखिए जरा पिछले कुछ सालों में 100 सालों में हर एक देश ने अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने जो आर्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति का माहौल बना है। मान लीजिए आपका पड़ोसी हथियार इकट्ठे कर रहा है ना, आर्म्स इकट्ठे कर रहा है, तो आप भी चुप नहीं बैठेंगे, है ना, आप भी अपने लिए आर्म्स इकट्ठे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो उसके पास तो आर्म्स है, मेरे पास कुछ नहीं है, है ना। तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप भी आर्म्स करें। तो
इसी कंपटीशन की वजह से पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो आर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जब आर्म्स रहेंगे तो हमेशा लड़ाई का खतरा रहेगा। मान लीजिए घर में तलवार रखी हुई है, हमेशा डर रहेगा आप किसी को मार देंगे। लेकिन अगर घर में हथियार ही नहीं है तो कम से कम एक टेंशन तो नहीं है ना कि आप भाई लड़ाई हो जाएगी तो चलिए थोड़ा बहुत ही होगा, मामला उतना बिगड़ेगा नहीं। तो हमने किस चीज़ पे फोर्स किया है? डिसआर्ममेंट। हमने हथियारों को कम करने के बारे में हमेशा बात कही है ना। टुडे ऑल द कंट्रीज आर इन some way dependent on each other. The mode of communication today is so developed that any happening in any part of the world leaves an impact on our economic policy. देखिए ज़रा, ये पुराना ज़माना नहीं है कि किसी कंट्री में कुछ हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। आज क्या है कि सारे कंट्री, देखो आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सारे कंट्रीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो अगर पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में किसी भी पार्ट में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे देशों पे, और वो इम्पैक्ट बहुत बुरा हो जाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो आर्म्स की जो रेस है, होड़ है, उसको थोड़ा सा कम करें जिससे कि शांति का माहौल दुनिया में बन सके। डिसआर्मामेंट का एक और नुकसान है। अब मान लीजिए आपने तो सोच लिया कि हम भैया हथियारों को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब आपका जो पड़ोसी देश है वो बहुत ज़्यादा आर्म्स इकट्ठे कर रहा है ना। तो फिर उस कंडीशन में आपकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप एक शांति से ऐसे देख नहीं सकते कि आपका पड़ोसी हथियार इकट्ठे कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी फिर उस कंडीशन में मजबूरी में आर्म्स को बढ़ाना होता है, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना होता है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसलिए अगर डिसआर्ममेंट होता है, सब लोग एक साथ ये बोलते हैं सारे कंट्रीज़ कि हाँ हम आर्म्स को अब नहीं बढ़ाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, एक इनडायरेक्टली बेनिफिट उसका ये भी है, क्योंकि आर्म्स पे जो पैसा खर्च होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर डिसआर्मामेंट सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर अपनाएंगे तो उस कंडीशन में हमें ये प्रॉफिट होगा कि जो पैसा हम मिलिट्री पावर को इस्टेब्लिश करने में खर्च करते हैं उस पैसे को हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह पे खर्च कर सकते हैं, और जिससे जो वे ऑफ लिविंग है ना, जो वे ऑफ लाइफ जीने का जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा और लोगों की लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, द इंडियन कल्चर इज सोलली बेस्ड ऑन जॉइंट कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। बिल्कुल सही बात है। भारत का जो कल्चर है पुराने टाइम से ही वो एक दूसरे को सपोर्ट करने का रहा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने को रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे पार्ट ए इस चैप्टर का समाप्त होता है। पार्ट बी में हम डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, है ना, और कल एक और वीडियो में ये चैप्टर फिर हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।